नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएस क्लासेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यंजन होता क्या है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः इनकी जो संख्या होती है वो होती है 33। अगर एग्जाम में आएगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम बताएंगे व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है, लेकिन अगर इसमें द्विगुण व्यंजन जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या 35 हो जाती है। अब द्विगुण व्यंजन क्या होता है? ण और ड़, मतलब डा से डलैया के नीचे अगर हम बिंदु लगा हो और ढा से ढक्कन के नीचे अगर बिंदु लगा हो तो ये दो शब्द होते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण या भेद कह सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण या भेद, इसे हम वर्गीकरण से ज़्यादा हमारा भेद अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे भेद कर लीजिए, वर्गीकरण काट दीजिए, इसे भेद कर दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, व्यंजनों का भेद जो है वो 3 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं? 3 भागों में बटे हुए हैं। सबसे पहला है जीवा या उच्चारण के आधार पर, दूसरा है स्वर तंत्रियों के आधार पर और तीसरा है प्राणवायु के आधार पर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने नोट्स आपके एनसीईआरटी से बनाए हैं तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, क्या लेते हैं हम? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, देखिए उच्चारण के आधार पर इसे कई भागों में विभाजित किया गया। कई भाग हैं इसके, कई भागों में बटे हुए हैं ये। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, पांचवा है आगत व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन, और आपका है नासिक्य व्यंजन और आपका है उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, अब इनको हम विस्तृत रूप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन्हें हम कायम पढ़ते हैं, विस्तृत रूप में पढ़ लेते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुंह के किसी स्थान को छूकर निकले, ठीक है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत। जो हवा जो होती है, जब हम कोई व्यंजन बोलते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे फेफड़ों से होकर निकलती है और मुंह से बाहर निकल जाती है। और वो किस किस चीज़ को स्पर्श करती है? हमारे गले को स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, दांत को करती है और होंठ को करती है। ठीक है, चलिए हम इसे और अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम अच्छे से समझ लेते हैं, स्पर्श व्यंजन आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 25। कितनी होती है आपकी? 25। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हमारा जवाब होगा 25। ठीक, अब स्पर्श व्यंजन को जो हमें याद करने का एक छोटा सा सूत्र तैयार करा है मैंने। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, का, चा, टा, ता, प। इसे वर्गों में बांट लिया गया है। जैसे का, चा, इसे हमने 5 वर्गों में बांट लिया है। ठीक है, इसे याद करने के लिए का, चा, टा, ता, प। ठीक है, ये का, चा, टा, ता, प करके याद हो गया है। अब इसको क्या करते हैं हम? जैसे ये का है, का वर्ग है, ये आता है हमारे कंठस्थ व्यंजन में। चौ वर्ग है, चौ वर्ग हमारा आता है तालव्य व्यंजन में। ठीक है, और हमारा ये टौ वर्ग है, ये हमारा आता है मूर्धन्य व्यंजन में। तौ है, ये हमारा आता है दंत व्यंजन में। और ये हमारा जो लास्ट का हमारा क्या बोलते हैं, प आता है, ये हमारा होता है ओष्ठ व्यंजन में। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं।
अब इसको भी याद करने का एक तरीका है। इसको याद करने का क्या तरीका है, देखो ये का खा गा घ णा है, इसे कंठ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ, मतलब जो व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं, वो व्यंजन जो होते हैं कंठ व्यंजन कहलाते। का खा ग घ ण, इन सब सारे व्यंजनों की जो ध्वनि है वो हमारे गले से बाहर निकल रही। कहाँ से निकल रही? गले से बाहर। तो जो गले से, हमारे गले की सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं वो हमारे होते हैं कंठ व्यंजन। ठीक है। और उसके बाद है हमारा च वर्ग। ठीक है। च वर्ग में क्या आता है हमारे? चा छा जा झा या। चा छा जा झा यहाँ आता है, ये हमारे होते हैं तालव्य व्यंजन। ये हमारे कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन का मतलब क्या हो? चा छा जा झा या, मतलब जो जीभ है हमारी वो सीधे जाके हमारे तालू से टकरा रही है। ठीक है। जब जीभ हमारी सीधे तालू से टकरा रही है तो वहां पर हमारा क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ट वर्ग। ट वर्ग क्या होता है हमारा? ट वर्ग हमारे होते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन और तालव्य व्यंजन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है कि जो जीभ तो तालू पे लगती है जाके, लेकिन तब जीभ मुड़ जाती है। आगे का जो हमारे आगे का भाग है जीभ का, वो थोड़ा मुड़ जाता है, मुड़ के तब हमारे तालू पे लगती है। जैसे टा ठा डा ढ ड़ा, जीभ मुड़ रही है फिर तालू पे लग रही है। और तालव्य व्यंजन में चा छा जा झा या, मतलब जीभ जो है बस जीभ का बीच का भाग लग रहा है हमारे तालू पे, और जीभ सीधी सीधी लग रही है। अब हम आते हैं ता वर्ग पे। ठीक है। काय पे आते हैं हम? ता वर्ग पे। ता था दा धा ना, ये क्या है? दंत व्यंजन में आते हैं ये। तो दंत व्यंजन कौन से होते हैं? जो कि हमारे दांत, मतलब जो जीभ जो है हमारी वो दांतों में जाके लग रही है। ठीक है। हमारी जीभ नीचे जा रही है, ऊपर दांतों में जाके टकरा रही है, तो वहां पे हमारे दंत व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? हमारे दंत व्यंजन होते हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है प वर्ग। प वर्ग में क्या होता है? प फ व भ म। ठीक है। ये हमारे होते हैं ओष्ठ व्यंजन। ये हमारे कौन से होते हैं? ओष्ठ व्यंजन होती है। ठीक है। ओष्ठ व्यंजन में हमारे क्या होता है कि दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं। जैसे प बोल रहे हैं हम तो होंठ मिल रहे हैं, फ बोल रहे हैं होंठ मिल रहे हैं, वा बोल रहे हैं होंठ मिल रहे हैं, भा बोल रहे हैं होंठ मिल रहे हैं, म बोल रहे हैं होंठ मिल रहे हैं, होंठ मिल रहे हैं, फिर हमारी हवा बाहर निकल रही है। ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। इसे हम दो प्रकार से याद कर सकते हैं। हम जब इधर वर्ग में याद करेंगे तो हम का चा टा ता प करके याद कर सकते हैं, और इसे हम इस तरह से याद करेंगे तो इधर हम इसे हम क त मू दन ओ। ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। जब भी आप एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो एक तरफ आप का चा टा ता प लिख देना, एक तरफ आप का ता मू दन तो लिख देना। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क जो व्यंजन। अब यह अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व। ठीक है। अब हम इसे विस्तृत रूप में पढ़ते हैं कि अंतस्थ व्यंजन आखिर होता क्या है। देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कुछ व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ जो होती है वो तालु दांत ओष्ठ के निकट तो आती है, लेकिन इसमें कहीं भी स्पर्श नहीं होती है। इन व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर जो होते हैं, स्वर और व्यंजन जो होता है वो व्यंजन के उच्चारण के मध्य की स्थिति बनी रहती है। कभी लगता है कि व्यंजन है, कभी लगता है कि स्वर है। ठीक है। और ये मुंह होता है हमारा, मुंह के भीतर जीभ का स्पर्श या होंठ का स्पर्श या फिर दांत से का स्पर्श बहुत कम होता है। ठीक है। यही कारण है कि कुछ विद्वान इस अवस्था को मानकर जो अर्ध स्वर वाले व्यंजन है जैसे य र ल व, इन चारों को वो अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। मतलब अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, लेकिन इन चारों को वो अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। पर सभी विद्वानों का मानना ऐसा नहीं है। अर्ध स्वर व्यंजन में सिर्फ 2 ही वर्ण माने जाते हैं। उन्हें मैं आपको अभी आगे वाले हेडिंग में बताऊंगी। ठीक है। समझ में आया आपके? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? देखो ऊष्म व्यंजन की सबसे पहले ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। अगर एग्जाम में आएगा कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो हम आंख बंद करके 4 लगाएंगे। ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन होता क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में किसी स्थान पर घर्षण करके या रगड़ कर बाहर निकले और ऊष्मा या गर्मी पैदा करे, ऐसे व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण में हमारा क्या है? सा 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 हा।
देखो जब हम सौ बोल रहे हैं, ये सौ बोल रहे हैं, सौ बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, तो हमारे मतलब जो इसकी ध्वनि है वो हमारे मुंह में कहीं पे भी, तालू पे, इधर दांत में, इधर या कहीं पे भी घर्षण कर रही, ठीक है, घर्षण कर रही है, मतलब रगड़ रही है, और रगड़ के फिर वापस ध्वनि बाहर आ रही है। और जब बाहर आ रही है तो हमारे मुंह के सामने गर्म हवा आ रही है। आप सब लोग ये शब्द बोलो और फिर अपने मुंह के सामने अपनी उंगलियां रखो, देखो आपके मुंह के सामने गर्म हवा आएगी, तो ऊष्मा पैदा कर रही है। तो जो वर्ण ऊष्मा पैदा करते हैं वो सारे वर्ण उष्ण व्यंजन कहलाते हैं, और उस व्यंजन में ये वर्ण आते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है। दो वर्णों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं, दो या दो से अधिक जो भी हैं, जो दो वर्णों से मिलकर जो वर्ण बनते हैं वो वर्ण क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं। जैसे देखिए छ छ छ जो होता है वो आपका बनता है आधा क और आधा आपका आधा क और आपका आधा सा मिलके आपका बनता है। ये देखिए आपका आधा क और आधा सा बन के बना आपका स, ठीक है। और त्रा आपका बना आधा त और आधा र बन मिलके, ठीक है। ज्ञा आपका बना आधा ज और आधा या बन मिलके आपका ज्ञा बना, ठीक है। और आपका सा बना आधा स आधा र बन के, ठीक है। जिन अक्षरों के नीचे हलंत लगा होता है उन अक्षरों को हम आधा मानते हैं। क्या मानते हैं, आधा। और ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये आधे आधे अक्षरों को मिलाकर, आधे आधे अक्षर मिलकर एक पूरा अक्षर बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं आगत व्यंजन। देखिए आगत व्यंजन क्या होता है। सबसे पहले तो आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आगत व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 5। कितनी होती है हमारी, 5 होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हमारे होते हैं क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। जो हमारे वर्ण होते हैं क, ख, ग, ज, फ, इनमें नीचे नुक्ता लगा होता है। क्या लगा होता है, नुक्ता। इस नुक्ता से ही पूरी ध्वनि बदल जाती है, ठीक है। और इस नुक्ता का ही कमाल है। इस नुक्ता के कारण ही इन व्यंजनों को आगत व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। आगत का मतलब होता है आए हुए, मतलब बाहर से आए हुए। जैसे हमारे देश में देखो, हमारा देश पहले से ही गुलाम रहा है। हमारे देश कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया। जो भी आए वो अपनी भाषा भी लेके आए, अपनी वेशभूषा भी लेके आए, और वो हमारे देश में सम्मिलित हो गई, ठीक है। उन्हीं वेशभूषा तो हुई, हमारी बोलचाल भाषा में भी चेंजिंग आ गई, और उसी भाषाओं का नतीजा ये शब्द हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। ये सिर्फ 5 हैं, और 5 इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके परीक्षाओं में आएंगे तो कभी भी गलत करके मत आइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन क्या होता है। देखिए अर्धस्वर व्यंजन जो होता है, अर्धस्वर के उच्चारण में जीव स्वरों के उच्चारण की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती है, पर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती। इस तरह स्वर और व्यंजन की स्थिति बन जाती है, ठीक है। इसे हम शॉर्टकट में हम याद कर सकते हैं कि ध्वनि जो कभी स्वर लगती है, कभी हमें व्यंजन लगती है, पर वो होती व्यंजन ही है। जैसे कि अगर हम य बोले, य, ठीक है, तो या में हमें कभी ऐसा लगेगा कि आ की ध्वनि आ रही है, कभी हमें ऐसा लगेगा कि ई की ध्वनि आ रही है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है, ऐसी हमारी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो इसकी जो संख्या होती है वो सिर्फ 2 ही होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी होती हैं, देखो इसकी जो आपका अर्धस्वर व्यंजन है, उस अर्धस्वर व्यंजन 2 होते हैं, और इसमें आपका एक य आता है, एक आपका वो आता है, ठीक है। अगर आपके परीक्षाओं में आएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा अर्धस्वर है, तो आप अर्धस्वर व्यंजन है तो आप टिक करेंगे। अगर य आएगा तो यो में करेंगे, वो आएगा तो वो में करेंगे, या व दोनों एक साथ आएंगे तो आप इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। अब लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या होता है। देखिए कुछ वर्णों के उच्चारण के समय जीभ के आगे का भाग जब मुंह के बीच के भाग में बार बार आगे और पीछे की ओर आता जाता है, उसे हम
लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, ठीक है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, मतलब रा रा रा, हम रा बोल रहे हैं तो जो जीभ है वो हमारे तालु से लुढ़क रही है और लुढ़क के स्पर्श कर रही है और फिर मुंह से हमारे बाहर को हवा निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लुंठित प्रकंपित व्यंजन है, ठीक है। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ के बगल से निकले, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे ला ला ला, ला बोल रहे हैं तो हमारी जीभ जो है वो ऊपर जाके स्पर्श हो रही है, लेकिन हमारी जो जीभ की दोनों ओर से बगल से हवा निकल रही है। क्या निकल रही है, हवा निकल रही है। तो ये है हमारे लिए। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है नासिक की व्यंजन। नासिक की व्यंजन का मतलब ये देखो, आप समझ ही रहे हैं, नासिक के मतलब नाक, जिनका उच्चारण नाक से होता है वो सारे नासिक के व्यंजन होते हैं, ड़ा या ड़ा ना म, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन के लास्ट का होता है या 5वां वर्ग होता है वो हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है, किसी व्यंजन के उच्चारण के समय अगर जीभ ऊपर की ओर उठकर पहले मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके से नीचे की ओर आ जाए, वो हमारा होता है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में कौन कौन आते हैं, उच्छिप्त व्यंजन में जो द्विगुण वाले व्यंजन होते हैं वो आते हैं, जैसे अणा और ढा, ठीक है। डा से डलिया के नीचे गा की बिंदी और ढा से ढक्कन के नीचे अणा की बिंदी, ये होते हैं हमारे उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब मैं आपको देती हूँ एक प्रश्न, ठीक है, जो मैंने पिछला पढ़ाया है उसी में से मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, सब इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ण, ठीक है। देखिए यह प्रश्न आप सभी के लिए है, घबराइए मत, क्योंकि यह प्रश्न हमारी पिछली वीडियो से है। यदि आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दे पाएंगे। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जाके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं जो लोग, वो लोग हमारी पिछली वीडियो को, जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।